तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हिंदी भाषा से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारा है, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। देखिए, संयुक्त व्यंजन तो हम जानते हैं, परंतु यहाँ पर प्रश्न जो है हमारा संयुक्त स्वर का है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चारों विकल्पों को देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ई, सेकेंड यहाँ पर ऊ, थर्ड है यहाँ पर अ और फोर्थ है ओ। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर आ, उ, अ जो है ये मूल स्वर हैं, यानी कि स्वतंत्र स्वर हैं, और ओ जो है ये दो स्वरों के संयुक्त होने से बन रहा है। तो इसलिए हम इस स्वर को यहाँ पर संयुक्त स्वर कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे दो स्वर कौन कौन से हैं जो इसके अंदर ये जिनसे मिलकर के बन रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ जो है ये मिलकर बनता है अ और ऊ से। तो आ और ऊ से मिलकर के ये ओ बनता है। तो इस कारण से हम इसको यहाँ पर संयुक्त स्वर कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला हमारा प्रश्न है, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स व्यंजन का उच्चारण स्थान यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ब, तालु। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंत ओष्ठ। ऑप्शन स जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है? तो द्विगुण व्यंजन के जो उदाहरण यहाँ पर हैं तो ये रहेंगे ड़ और ढ़ जो है ऑप्शन ब, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद में आता है? तो देखिए, यहाँ पर चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो त्र वर्ण किस के बाद में आएगा शब्दकोश में? इसको जानने के लिए आप त्र जो होता है वो किन दो वर्णों से मिलकर के बनता है उस पर गौर कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर उत्तर क्लियर हो जाएगा। देखिए, त्र जो होता है ये त और र से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर शब्दकोश में त्र जो रहेगा वो त के बाद आएगा। तो ऑप्शन स जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ङ का उच्चारण स्थान कौन सा है, या ङ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, ये ङ जो है ये हमारे क वर्ण का पंचम वर्ण है। तो इसका जो उच्चारण स्थान हमारा रहेगा वो रहेगा कंठ। ऑप्शन ब होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन हमारा कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन स जो होगा ये, जिसमें श ये ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस के साथ जब घर्षण होता है वायु का तो सांस गर्म होती है, तो इसलिए इन व्यंजनों को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो क वर्ण जो है ये उच्चारण की दृष्टि से कौन सा होता है? तो क वर्ण जो है ये होता है कंठ। तो ऑप्शन ब होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन जो होते हैं ये कहलाते हैं महाप्राण। अब थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे क है। अब क वर्ग की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम क है, ख है, ग है और घ है और ङ है। तो इसमें दूसरा वर्ण हमारा ख और चौथा वर्ण घ। अब जैसे ही आप इनको उच्चारण करेंगे तो इनमें आपके मुंह से वायु ज़्यादा निकलती है, आपको ज़्यादा वायु का प्रयोग करना पड़ता है इनको उच्चारित करने के लिए, दूसरे और चौथे को। ऐसे ही हम क वर्ग के बाद च वर्ग को देखेंगे या अगले वर्ग को देखेंगे तो सभी के अंदर दूसरा और जो चौथा वर्ण हमारा होगा ये महाप्राण होगा। जैसे हम क और ख बोलते हैं तो ख में हमारे मुंह से ज़्यादा वायु निकलती है, तो ये महाप्राण हुआ। अब एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है हमारा, दूसरा और चौथा जो है ये सभी वर्गों के महाप्राण रहेंगे। अब देखिए, क है, ग है, ग है, तो ये अल्प प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि पहला, तीसरा, पांचवा
वर्ण जो है या व्यंजन जो है वो क्या कहलाते हैं, तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, जिन ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं वर्ण। ऑप्शन द होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा ये होगा कंठ तालु। कंठ तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो स्वरों की संख्या जो है ये मानी गई है, ऑप्शन स होगा हमारा उत्तर। 11 स्वर जो होते हैं ये माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। देखिए, बैंक के एग्जाम में ये पूछा गया था प्रश्न। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण हैं, तो उसके अंदर 52 वर्ण जो हैं ये इसमें होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजन जो हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ये व्यंजन हमारे मुंह के भीतर ही रह जाते हैं। तो इन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है ऑप्शन ब जो होगा 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न था, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला जो है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन में। देखिए, यहाँ पर हमसे वर्ग नहीं पूछा गया है, कितने वर्ग में, हमसे सिर्फ भाग पूछे हैं। तो स्वर और व्यंजन 2 भाग यहाँ पर हमारे हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ग, य, ण और न और म का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये नासिका के द्वारा उच्चारित होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना। तो कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उस समय जीभ जो होती है हमारे मुंह के किसी भी भाग को जब स्पर्श करती है, चाहे वो तालु करे, मूर्धा, दांत, होंठ, किसी को भी स्पर्श करती है, तब ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऐसे व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 25। अब आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो देखिए, आप क वर्ग से शुरू करते हैं तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग से शुरू करते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग से शुरू करते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। इसी प्रकार से त वर्ग से शुरू करते हैं त, थ, द, ध, न। तो जो 5 वर्ग हैं हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं और 5 ही वर्ग हैं। तो 25 ये जो व्यंजन होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, क्ष वर्ण है। क्ष वर्ण जो है ये क्या है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। तो ये हमारा जो रहेगा ये एक संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 2 व्यंजनों के योग से बनता है। तो क्ष जो होता है ये बनता है क और क्ष से, इनसे मिलकर के क्ष का निर्माण होता है। तो ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन होगा, ऑप्शन स हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, श, स, श और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। रेलवे की परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ये संघर्षी व्यंजन ये कहलाते हैं। तो ऑप्शन स होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क, ग, ज और फ ये ध्वनियाँ किसकी है। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्ण लिखे हैं इनके नीचे एक हल्की सी बिंदी लगी हुई है, आपको उसका थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है।
तो ये जो हैं ये फ़ारसी अरबी की ध्वनियाँ हैं ये। तो इनमें जो हमारा क वर्ग है, क वर्ण है, तो ये इसके नीचे यहाँ पर एक छोटी सी डॉट बिंदी लगी हुई है। इसी प्रकार से ग में भी लगी है, ज में भी लगी है और फ में भी लगी है। तो ये अरबी फारसी की है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे ड़ और ड़ जो हैं ये मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। फिर यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन पूछा गया है, उसको हमें बताना है कौन सा है। तो वो रहेगा यहाँ पर ज्ञ जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है, और ये ज्ञ जो होता है ये ज और यों के मिलने से बनता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो जो दंत व्यंजन नहीं है उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो दंत व्यंजन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो ट है ये दंत व्यंजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान जो है ये यहाँ पर रहेगा कंठ से, क्योंकि क वर्ग जो है हमारा ये कंठ को स्पर्श करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा द्वित्व व्यंजन वो है ऑप्शन श दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो अभी हमने देखा ज्य और य से मिलकर के ये बनता है, तो ऑप्शन ब होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आपने पहले प्रश्न को ध्यान दिया हो, महाप्राण से संबंधित बात जहाँ पर हुई थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण होता है, और प्रथम तृतीय और पंचम अल्प प्राण होते हैं, जिनके उच्चारण करने से आपके मुंह से कम वायु निकलती है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो इसे हम देख चुके हैं, फिर भी प्रश्न यहाँ पर आया है। तो ये एक संयुक्त वर्ण है जो कि क और क्ष से मिलकर के बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन को पूछा गया है, तो व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन स जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। म जो है ये यहाँ पर वर्ण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ज्ञ जो होता है ये कौन से वर्ग के बाद में आता है। तो ये आएगा ज के बाद में, क्योंकि ज्ञ जो होता है ये ज्य और य से मिल करके बनता है, तो निश्चित ही शब्दकोश में ये ज के बाद में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्र किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो ये हम देख चुके हैं, त्र जो है ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना है। तो ये बना है ऑप्शन त, यहाँ पर होगा हमारा इसका सही उत्तर। त और र से मिलकर के ये बना हुआ है। अब देखिए त और र यहाँ पर भी दिए हैं ऑप्शन ब में, पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिस त के नीचे ये हलंत लगा होता है, तो कहने का मतलब है कि ये बिना स्वर के स्वतंत्र रूप से लिखा गया वर्ण है, और ये वर्ण है यहाँ पर, तो ही हमारा त्र यहाँ पर बनेगा। यदि हम इसको नहीं लगाते हैं तो उस स्थिति में ये त्र नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान आपको इस बात का जरूर रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण जो है, कौन सा मानक वर्ण नहीं है। तो मानक वर्ण का मतलब है जो पूरी तरह मान्य नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन अ जो है, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन अ के अंदर देखते हैं तो ये हम लिखते हैं इस प्रकार से ख। तो देखिए इस प्रकार से ख लिखना जो है वो गलत होता है। ख लिखने का जो सही तरीका होता है वो होता है कि ये ख मानक है और ये ख अमानक है।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं ख एक बार और भी लिखा गया है, तो यहाँ ऑप्शन सा में भी लिखा है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, पर ऑप्शन अ जो है ये यहाँ पर सही नहीं है, अमानक है। तो हमें अमानक वर्ण को देखना था। चलिए, तो अगला हमारा जो उत्तर हो जाएगा, मानक वर्ण जो नहीं है मतलब अमानक है, तो वो है ऑप्शन अ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? तो ट वर्ण जो है ये मूर्धन्य, ऑप्शन ब जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? अब हमें यहाँ पर देखना है प, फ, ब, भ, म वाले वर्ण को, यानी कि प वर्ग को, और ये जो होते हैं ये हमारे होंठों को स्पर्श करते हैं, तो उस स्थिति में ये दंत ओष्ठ जो है, दांत और होंठों को, तो दंत ओष्ठ ये होंगे। व्यंजन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो व्यंजन को अन्य हल नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, च व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होगा ये होगा तालु, ऑप्शन द जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद हैं और ये दो भेद कौन से हैं? तो यहाँ पर मात्रा के आधार पर हमें इनको देखना है, तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर इनको कहा गया है। ऑप्शन अ होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर। निम्न हिंदी स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो यहाँ पर हिंदी स्वरों में से कौन सा स्वर यहाँ पर दीर्घ स्वर है? तो क्लियरली आप यहाँ पर उसको पहचान चुके हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा अ जो है ये दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन जो होगा यहाँ पर स जो है ये ऊष्म व्यंजन है। अगला फिर प्रश्न है, शब्दकोश में क्ष किस वर्ण के बाद में आता है? तो उसी प्रकार से बहुत से वो प्रश्न इस प्रकार के आ चुके हैं पर अलग अलग वर्ण के साथ में, तो हमें देखना है इसकी बनावट को, कौन कौन से ये वर्णों से मिलकर के यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ब क, क्योंकि क्ष जो है ये क और श से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो प का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा ओष्ठ से। तो ये ओष्ठ मतलब होंठ। अगला प्रश्न है हमारा, य व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो इसका उच्चारण जो होता है ये होता है तालु से। फिर आगे बढ़ते हैं, श श स ह व्यंजन कहलाते हैं। तो ये व्यंजन प्रश्न जो है ये रिपीट हो चुका है, पहले भी देख चुके हैं। ऊष्म व्यंजन ये कहलाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, यर अलावा को व्यंजन कहते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन अ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, च क्ष ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया है? तो कहने का मतलब है च छ ज झ य को हमें देखना है तो इन्हें क्या नाम दिया गया है? तो इन्हें नाम दिया गया है तालव्य। ऑप्शन अ जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तालु को स्पर्श करते हैं। फिर प्रश्न जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्ष कौन कौन से वर्णों के योग से बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन अ होगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ज व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो ये व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से रहेगा ऑप्शन त तालु, क्योंकि जो हमारा च छ ज झ य च वर्ग है वो तालव्य होते हैं
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है? तो घोष व्यंजन को यहाँ पर हमें देखना है। तो घोष व्यंजन जो होगा ये होगा न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? तो यहाँ पर हमें मूर्धन्य को देखना है। तो मूर्धन्य जो होगा वो यहाँ पर होगा ड़, जो है ये यहाँ पर मूर्धन्य रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, क से म तक व्यंजनों को कहा जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। क से म तक के जो व्यंजन होते हैं, तो हमने देखा क वर्ग से च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और सभी पांचों वर्ग मिलकर के क, च, ट, त और प। और प वर्ग में हम देखते हैं उसका अंतिम वर्ण जो होता है वो म होता है, प, भ, 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 म। तो ये सभी 25 जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन अ होगा ये हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन जो रहेगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन स, जो है ट वर्ग। ये वर्ग मूर्धन्य वर्ग यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन वर्ण है? तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण व्यंजन जो होगा ये होगा ऑप्शन स, जिसमें क्ष, त्र और ज्ञ आ रहे हैं, ये हमारे संयुक्त वर्ण व्यंजन। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ब, जो ल है ये एक यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा में व ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व ध्वनि जो होती है ये कहाँ से उच्चारित होती है? तो ये होती है दंतोष्ठ से। ऑप्शन द होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर वर्णमाला में पूरे वर्ण नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ यहाँ पर हमसे व्यंजन पूछे गए हैं। तो कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन श, 33 वर्ण जो व्यंजन जो होते हैं ये इनकी संख्या होती है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहा जाता है? तो वर्णमाला किसको कहा जाता है? तो वर्णमाला बहुत ही सरल सा प्रश्न है, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला हम कहते हैं। ऑप्शन ब होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। निम्न में से अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर यहाँ पर कौन कौन से हैं ये हमें इसमें देखना है। तो अर्ध स्वर जो होते हैं ये होते हैं य, र और व अर्ध स्वर होते हैं। तो ऑप्शन स जो होगा ये हमारा यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन अ जो है जिसमें ख और ग लिखा है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो ख हम लिख रहे हैं उसके नीचे डॉट बिंदी है, डॉट लगा हुआ है। तो ये कुछ नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अकारांत। ऑप्शन द होगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अघोष एवं अल्प प्राण दोनों है? तो अघोष और अल्प प्राण वाले समूह को हमें यहाँ पर इसमें देखना है। तो वो समूह होगा ऑप्शन स जो है क, च, त और प, ये अघोष और अल्प प्राण है। तो देखिए अल्प प्राण जिनमें कम मात्रा में वायु निकलती हो, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो हमारा इसमें आता है। और अघोष मतलब कि जो जिनका घर्षण हमारी सांसों के साथ हमारे मुंह में ना हो वो अघोष होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो होते हैं दो, अम और अह जो होते हैं। ऑप्शन ब होगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, हंस में लगा चिन्ह कहलाता है? तो आप देखते हैं यहाँ पर हंस में एक छोटा सा बिंदी लगी हुई है ऊपर, और ये बिंदी या चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो ऑप्शन अ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, चांद शब्द में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर इस चिन्ह की बात हो रही है, तो इसमें और शब्द लिखा है यहाँ पर चांद, तो इसमें लगा हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो ये अनुनासिक कहलाता है। ऑप्शन द होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। घोष का अर्थ है, तो घोष
शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है नाद। ऑप्शन स होगा यहाँ पर हमारा इसका उत्तर। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो क्ष ध्वनि को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, क के अंतर्गत, च के अंतर्गत या त के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसे हम रखेंगे क वर्ग के अंतर्गत, क्योंकि ये क और श से मिल करके बनता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाते हैं। तो ऐसी ध्वनियों को हम कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। ऑप्शन स जो होगा ये हमारा सही उत्तर का, मतलब जिह्वा के दोनों ओर से ध्वनि निकलती है तो वो पार्श्विक। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ये होते हैं वर्ण। चलिए अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण मतलब जो घर्षण करता हुआ न उच्चारित हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो ये कौन सा होगा, तो स जो है ये एक अघोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो हम देख चुके हैं अल्प प्राण महाप्राण को पहले, तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसको पहचानना है। तो ब जो है क और ग, ऑप्शन ब क और ग मतलब पहला और तीसरा जो वर्ण आ रहा है इसमें ये हमारे अल्प प्राण है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन जो नासिका के द्वारा उच्चारित होते हैं तो यहाँ पर कौन से, तो आप देखेंगे ऑप्शन ब में यहाँ दे रखा है जिसको हम बोलते हैं उच्चारित करते हैं, तो उसी से हमें पता लग जाता है, तो ये एक नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, जो कंठ के द्वारा उच्चारित होती है, तो क वर्ग जो है यही हमारा कंठ ध्वनियाँ होती है, क ख ग घ ङ, तो ऑप्शन अ यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ स्वर कहलाता है, तो अ स्वर क्या कहलाता है, विवृत स्वर, संवृत स्वर या अर्ध विवृत स्वर या अर्ध संवृत स्वर, तो ये कहलाता है विवृत स्वर। ऑप्शन अ जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मध्य स्वर हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, मध्य स्वर हैं, तो मध्य स्वर कौन से यहाँ पर हैं, यहाँ पर मध्य स्वर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ब जिसके अंदर स्वर आ रहा है अ। अब थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मध्य स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए कुछ स्वर जो होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा अग्र पश्च या मध्य स्थिति में होती है, तो उसी आधार पर इनको बांटा जाता है। तो उस स्थिति में इनको अग्र और पश्चिम मध्य स्वर इनको नाम दे दिया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है पश्च स्वर है। अब यहाँ पर हमें देखना है पश्च स्वर कौन सा है, तो पश्च स्वर जो रहेगा वो रहेगा ई और आ, ये पश्च स्वर हैं, इनको उच्चारित करते हैं तो जीवा पश्च स्थिति में रहती है। अगला फिर यहाँ पर अग्र स्वर हैं, तो अग्र स्वर जो रहेंगे ये रहेंगे ऑप्शन द जिसके अंतर्गत आ रहा है ए। चलिए अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर जो नहीं है वो हमें देखना है, तो ऑप्शन अ जिसके अंदर अ दे रखा है ये एक दीर्घ स्वर नहीं है। सरल सा प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है स्र व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये मिलकर बना हुआ है ऑप्शन स जिसके अंदर श और र से मिलकर के ये बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न है हमारा ड़ और ढ का व्यंजन वर्ग है, तो इनका व्यंजन वर्ग जो है ये कौन सा होगा, तो यहाँ पर इनका व्यंजन वर्ग जो होगा मूर्धन्य और उक्षिप्त ये होंगे। चलिए अगला प्रश्न है व्यंजन गुच्छ का उदाहरण कौन सा शब्द है, तो व्यंजन गुच्छ का उदाहरण शब्द यहाँ पर जो रहेगा ये रहेगा च्यवनप्राश। ऑप्शन द जो है ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो जो यहाँ पर स्वर नहीं है उसे हमें देखना है। तो अ उ ए और या द में देखते हैं या दे रखा है, तो ये स्वर नहीं है। ऑप्शन द होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन जो नहीं है उसे हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन
स जो है जिसके अंदर री दे रखा है ऋषि, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? जो ट वर्ग में नहीं है उसे हमें देखना है। तो ट वर्ग में नहीं आता है दो, जो लिखा है द्व, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो देखिए घोष वर्ण जो होते हैं ये हमारा जो स्वर रज्जु तंतु जो होता है, जिन वर्ण को बोलने में, उच्चारण करने में उसमें कंपन होता है, तो उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। और जब कंपन नहीं होता है उसमें, तो हम उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ग का, चाहे क वर्ग हो, त वर्ग हो, ट वर्ग हो, प वर्ग हो, तो हर वर्ग के प्रथम दो वर्ण जो होते हैं वो जो होते हैं अघोष होते हैं। और हर वर्ग के पीछे के जो तीन वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख ये अघोष हैं, और ग, घ, ङ ये तीनों घोष हैं। तो यहाँ पर हमारा जो घोष वर्ण रहेगा वो रहेगा ऑप्शन स के अंदर दिया है म। और एक और बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि घोष वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या 31 होती है और अघोष की संख्या 13 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन स के अंदर दिया है, ये एक अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित व्यंजन जो रहेगा ऑप्शन स जिसके अंदर दिया है र, ये एक लुंठित व्यंजन है। अ, ई, उ को कहा जाता है, तो इन्हें कौन से स्वर कहा जाता है? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। तो सरल सा प्रश्न है, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। देखिए द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दो व्यंजन आते हैं, जिसमें एक व्यंजन जो होता है जिसमें आधा रहता है वर्ण और दूसरा पूरा रहता है। कहने का मतलब है कि एक व्यंजन बिना स्वर के साथ होता है और एक स्वर के साथ आता है। तो ऐसे एक ही व्यंजन होता है पर एक स्वर के साथ और एक बिना स्वर के साथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन द के अंदर दिया है कुत्ता। कुत्ता के हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे ये। तो यहाँ पर देखते हैं कि त यहाँ आधा ता है, यहाँ पूरा है। तो ये ता स्वर के साथ है और ये बिना स्वर के यहाँ पर उच्चारित हो रहा है। तो इस शब्द को हम यहाँ पर कहेंगे कि इसमें द्वित्व व्यंजन है। तो ऑप्शन द होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। औ में किन दो स्वरों की संधि है? तो औ के अंदर जो दो स्वरों की संधि है वो यहाँ पर है अ और ओ की। ऑप्शन द यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। ए में किन दो स्वरों की संधि है? तो इसके अंदर जो संधि रहेगी वो रहेगी अ और ई की। चलिए अगला है, औम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? दीर्घ, ह्रस्व या प्लुत, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसके अंदर प्लुत स्वर का उच्चारण होता है, प्रकट होता है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? तो देखिए स्वरों को हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों में बांटते हैं। तो ह्रस्व जिनका उच्चारण करने में हमें थोड़ा कम समय लगता है, दीर्घ का उच्चारण करने में ज़्यादा लगता है, ह्रस्व की अपेक्षा इनमें दुगुना समय लगता है, और प्लुत में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। तो प्लुत स्वर जो होते हैं इनका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक लंबे समय तक होता है। तो ये प्लुत स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर महाप्राण ध्वनि जो है वो है ध। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन जो है वो यहाँ पर है ऑप्शन ब जिसके अंदर दिया च। सघोष वर्ण का सही वर्ग है। तो अभी हमने चर्चा की थी सघोष वर्ण जो होते हैं हर वर्ग में पीछे के जो तीन वर्ण होते हैं वो सघोष होते हैं। तो सघोष यहाँ पर कौन से रहेंगे? तो यहाँ पर जो रहेंगे ऑप्शन स के अंदर जिसमें दिए है ड़ और ड़, ये सघोष वर्ण रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के जो भेद बताए गए हैं वो बताए गए हैं, अभी हमने चर्चा की थी दो प्रकार के। और दो प्रकार कौन कौन से? अघोष और घोष, या अघोष और सघोष भी कह सकते हैं, या सिर्फ घोष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, श उक्त वर्ण कहलाता है। तो ये वर्ण क्या कहलाता है? तो ये वर्ण कहलाता है मूर्धन्य। ऑप्शन द होगा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, श किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है? तो ये उच्चारित होता है ऑप्शन स तालव्य से,
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध विवृत स्वर हैं। तो अर्ध विवृत स्वर जो रहेंगे ये रहेंगे ऑप्शन श, जिसमें अ और आ दिए हैं। अगला है, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? तो अनुस्वार जो होते हैं ये हम कौन सी ध्वनियों को कहते हैं? तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती है उन्हें हम अनुस्वार ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख से या नाक से बाहर निकल जाती है वे कहलाती हैं। तो ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी ध्वनियों को ही हम स्वर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन द, विवृत स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी वर्णमाला से संबंधित 100 जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आप हमारे साथ में समय तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।